अब आइए तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी तोहफा का सेकेंड एंड लास्ट भाग। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से न छीन सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएंगी? क्यों? अमरनाथ, जरूर आएंगी। मालती, तो जाकर मुंह धो लगाओ। तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएंगी। कुछ मांग भी तो नहीं खा गए। अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान कल ही होगा, अभी से क्यों बदगुमानी करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चलना। मालती, जिससे आप कहें कि वह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो, नहीं तो वह और कोई बहाना कर देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक, मैं नहीं आती। अमरनाथ, मैं तो रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रख कर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए बात बनाते हुए बोली, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा न मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों के अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया है। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे, नहीं बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकार समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह न की। मेरे बारे में तुम्हें यह शक है कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ। जितनी तुम बीवी बन सकती हो, मेरे लिए सिर्फ एतबार की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं। तुमको इतने में संतोष न होगा। मेरे लिए सिर्फ इस इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार न कर सकी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत पर जकड़ सकती थी, लेकिन खुद को जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी ज़िंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी उस साथ में चहकती फिरती थी, बेकैद, आज़ाद, बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है जिसकी ज़बान तरह तरह के मज़ों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बखार रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती, अच्छा मैं कल चलूँगी, मगर 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ न रहूँगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर गए उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना पाठ कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती उसकी तरफ से बहुत इत्मीनान रहो। ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी है, मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार? अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा,
नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझसे वासना के बंधों का कहाँ गुजर ही कहाँ। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुँचे और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए। फिर घर आकर नए कपड़े पहने और मालती को बुलाने चले। वहाँ देर हो गई। उसने ऐसा तनाव श्रृंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना हो। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठ रहे हो। अमरनाथ, लेकिन देर हो जा रही है। मालती, कोई बात नहीं। भाई की उस सहज आशंका ने जो स्त्रियों की विशेषता को मालती को और भी अधिक सतर्क कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कोई कृपा न की थी। वह उससे काफ़ी उदासीनता का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा ने उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और वह उस संकट को अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ और अपात्र समझना स्त्री के लिए कठिन है। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते हुए अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह की उसकी चीज़ें एक एक करके निकल गई तो फिर वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी। जिस चीज़ पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आँख ही क्यों उठाए। राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर के साथ लेकर अमरनाथ के घर चली। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन का रंग देने में खर्चा किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जनाने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थी। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए बिलाती दुकान पर गए। आज भी धरना था। तमाशाइयों की भी वहाँ भीड़ थी। वहाँ देवी जी नहीं। पीछे की तरफ गए तो देवी जी की एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। अमरनाथ ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई, मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। चलो सुमित्रा, ज़रा आपके घर हो आए। कितनी देर है? अमरनाथ, बहुत पास है, एक टांगा कर लूँगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुँचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान। दूसरा किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कर सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सवरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े रहे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा ना रहे। देवी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुए हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देसी में फेर में नहीं पड़ती। जो यह ला कर देते हैं वह पहनती हूँ। लाने वाले हैं ये, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, आप तो कहते थे यह उनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल गया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से
बातें कर सकती हो। जब वो आज बाहर चले जाएं तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं कुछ कहती नहीं। और बहन जी, मैं कहीं क्या कर सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, बस विनती कर सकता हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं। उसका ठेका तुम इन लोगों ने ले लिया हो। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो? या सबसे ज़्यादा अक्लमंद तुम ही हो क्या? देवी जी, आप मेरा गलत समझ रही हैं बहन जी। मालती, हाँ, गलत तो समझूंगी, इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं? खद्दर की साड़ी पहन ली, जोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस ये अब अख्तियार है, जहाँ चाहे आए जाएं, जिससे चाहे हासा बोलें। घर में कोई पूछता ही नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर? मैं इसे हुड़दंगापन समझती हूँ जो शरीफों की बहुबेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की परेशानी जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो? यह देवियों अपना ऐश व आराम छोड़कर यह काम कर रही है, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं? मालती, रहने दो, बहुत तारीफ न करो, जमाने का रंग ही बदल जा रहा है। मैं क्या करूँगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने औरतों का घर में इतनी बुरी तरह कैद किया हो कि आज वे रस्म रिवाज शर्म हया सब छोड़कर निकल आई, और कुछ दिनों में तुम लोगों को हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और देसी तो दिखलाने के लिए है, असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों न करे? सच्ची बात तो यह है, अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखो। मुझे वह आज़ादी नहीं चाहिए। यहाँ तो लाज डोते हैं और मैं शर्म हया को अपना श्रृंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ से नाकाम जाना ही पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी। हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह न होगी। मालती ने डपते हुए कहा, वह मेरी साड़ी है, तो मैं उसे नहीं दे सकती। अमरनाथ ने शर्मिंदे होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा। ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ़ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने त्योरियाँ बदल कर कहा, यह तुमने आज मेरे मुंह में कालिक लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदजबान हो, मुझे मालूम न था। मालती ने रोशन फुरू स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती क्या? मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो बदतमीज भी हूँ, बदजबान भी। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियाँ सीधी करते थे। इस छोकरी ने मोहनी डाल दी है क्या? जैसे रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहती हुई मालती बाहर निकली। उसने समझा था कि जवान चलकर और ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेंगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं तो उसने फटकार बताई, इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा न था। उससे ज़्यादा कीमत वह उसके लिए दे न सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वह तांगा पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो मालती, मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी ला दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपये पर भी मैं नहीं दे सकती। अमरनाथ ने त्योरियाँ बदल कर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ,
मगर समझ लो यह मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चढ़ाकर कहा, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। थैंक यू भाइयों।